हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोगों की टर्म वन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने दो केस स्टडी सोल्व कर ली थी लास्ट दो वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम तीसरी केस स्टडी सोल्व करने वाले हैं। ये केस स्टडी आपकी चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 से एक आपका ट्रांसफॉर्मर वाली जो सैंपल पेपर में थी। दूसरी यहाँ से भी इस तरीके की केस स्टडी बन सकती है। इसके अंदर अपन पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट, इस टॉपिक ये केस स्टडी है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो पढ़ लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को याद होती है वो मैं यहाँ पे आपको साइड में लिख दूंगा, ताकि अगर आपको याद नहीं है तो जब क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन एन एसी सर्किट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट चेंजेज एवरी इंस्टेंट। सही बात है, एसी तभी तो नाम होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, therefore power of an AC circuit at any instant is product of instantaneous voltage E and instantaneous current। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर निकालते थे V इंटू आई, ठीक है ना, ये फिक्स होता था, चेंज नहीं होता था। अब यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है, तो आपको पावर भी हर एक टाइम पे क्या होगी, चेंज होगी। तो किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहा है तो वहां पे अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, E है, और इंस्टेंटेनियस करंट I है, तो पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, E इंटू आई। ठीक है, व्हेन सर्किट इज इंडक्टिव एवरेज पावर पर साइकिल, अब अपने आप को रिपीट करता है ना, एक साइकिल होती है जिसके बाद वापस जो है करंट की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एवरेज पावर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, ई आई कोस फाइव। ठीक है ना, आपको याद भी आ रहा होगा, हम लोग डेराइव करते थे, क्या फॉर्मूला डेराइव करते थे, P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। ठीक है ना, ये वही सेम फॉर्मूला है। कोस फाइव क्या हुआ करता था, पावर फैक्टर हुआ करता था। कोस फाइव इज अ पावर फैक्टर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि आपको एक सर्किट दे दिया है, इस सर्किट के अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस है 600 मिली हेनरी, एंड एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रो फेरेड, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का। ठीक है ना, और इस पर्टिकुलर सीरीज एलसीआर सर्किट को इन्होंने सप्लाई दे दी है 230 वोल्ट की और 60 हर्ट्ज की। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है ना, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। समझ में आ रही है बात। अब देखो, पावर का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ चीजें मैं आपको याद करा देता हूं थोड़ी बहुत। ये फाई है, फाई क्या हुआ करता था, फाई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, फॉर रेजिस्टेंस, ये फेज डिफरेंस कितना हुआ करता था, 0 डिग्री। एंड फॉर इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर या कैपेसिटर के लिए ये 90 डिग्री इतना होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, आगे हमारे काम आएगी। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, इसी हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को करते जाते हैं। एक चीज और, इस सर्किट के अंदर अपन नेट इंपीडेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इस सर्किट के अंदर नेट इंपीडेंस निकाल लेते हैं। नेट इंपीडेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, इनके रिएक्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आर तो आपको डायरेक्टली गिवन है कितना, 10 ओम। ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल क्या होता है, ओमेगा एल, बट अपने को एफ गिवन है तो ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सएल कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू एफ 60 हो गया आपका, और ये 600 मिली हेनरी यानी कि 10 की पावर -3। तो एक्सएल कितना आ गया, एक्सएल आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू, आप इसे बोल सकते हो 6 इंटू 6, क्योंकि देखो 3 जीरो और ये 10 की पावर -3, ये चला गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये 36 इंटू 72/7, तो ये आई थिंक लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा, लगभग लगभग ये इससे 10 टाइम्स जा रहा है ना, 10 टाइम्स जा रहा है। तो एक्सएल आ गया लगभग लगभग 220 ओम। ज्यादा भी आ सकता है, बट हमारे पास ऑप्शन होंगे तो एग्जैक्ट निकालने की तो अभी अपने को जरूरत है नहीं। तो एक्सएल हम लोगों ने निकाल लिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और आर हम निकाल के बैठे हैं। ठीक है, एक चीज और निकाल लेते हैं, क्या,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, अगेन ओमेगा को क्या लिख देंगे 2 पाई एफ सी, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ 60 हो गया, सी की वैल्यू दे रखी है 50 माइक्रोफेरेड, ये लो। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो 2 जीरो तो 10 की पावर -4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर 4, देखो ये 2 जीरो 10 की पावर 2 10 की पावर -6 10 की पावर -4 बचा, ऊपर जाके प्लस हो गया। और देखो और क्या क्या है, और ये 7 को ऊपर भेज दो, और ये 22 इंटू ये बचा आपका 60। ठीक है, ये हो गया। तो एक्स ही हमारे पास कितना आ गया, इसको आप कट कर दो 3 टाइम्स, लगभग एक्स ही हमारे पास आ गया 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 180, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये सोल्व करेंगे तो बनेगा 1000/18, लगभग है ना, 1000/18, 1000/18 कितना हो जाएगा, आप इसे 1000/20 करके देख लो, आई थिंक अराउंड 50 के अराउंड आएगा ना, 50 52, मैं 50 लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आसानी रहेगी, कैलकुलेशन में 50 में। ठीक है ना, पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, लगभग। तो मेरे पास ध्यान से देखो, मैं टिक मार देता हूँ, जो जो वैल्यू हमारी काम आएगी, आर एक्सएल और एक्ससी। ठीक है, ये वैल्यू हम निकाल के बैठ गए। अब चलते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड पर साइकिल टू द रेजिस्टेंस इज। ठीक है ना, द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड पर साइकिल टू द रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस में पावर निकालनी है, तो सर्किट कुछ ऐसा है, रेजिस्टेंस में पावर निकालनी है। देखो सीरीज में है तो क्या करंट सभी के अंदर सेम रहेगा, सीरीज में है तो करंट सभी के अंदर क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो रेजिस्टेंस के अंदर पावर चाहिए, तो रेजिस्टेंस के लिए तो 5 जीरो होता है, 5 जीरो तो कोस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के अंदर पावर सीधा का सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, पावर ऑफ रेजिस्टेंस आप सीधा सीधा लिख सकते हो I²R, I²R, लेकिन उसके लिए हमें I कैलकुलेट करना पड़ेगा, R तो है मेरे पास, ठीक है ना, R तो है, ये देखो ये रहा R कितना 10 ओम, I कैलकुलेट करना पड़ेगा। I कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पूरे सर्किट का इंपीडेंस चाहिए Z, तो पूरे सर्किट का इंपीडेंस I क्या होगा, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, I इज इक्वल टू होता है E/Z। ठीक है, E/Z, E आपको क्वेश्चन में गिवन है, E की वैल्यू कितनी गिवन है, ध्यान से देखो, E की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट। अब Z कितना आएगा, Z का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, Z का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो R² यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस XL कितना आया 220 माइनस 50 का होल स्क्वायर, कितना बना देखो 10² प्लस 170 का होल स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, 1² प्लस 17 का स्क्वायर, 10 बाहर निकाल दो कॉमन लेके। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास बन गई, ये चीज हमारे पास बन गई। अब 17 इंटू 17 कितना होता है, 17 इंटू 17 कितना होता है 289, यस या नो, इसे सोल्व करोगे तो लगभग 173 ओम। ठीक है, 173 ओम हमारे पास आ गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, I, तो I कितना आ जाएगा, यहां सोल्व कर रहा हूं ये वाला पार्ट, I आ जाएगा आपका E/Z, E कितना है 230, Z कितना आया 173, इसे आप डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स आएगा, अगर आप 170 का ही डिवाइड मार देते हो तो ये बचेगा आपका 6 के बाद ये 3 टाइम्स 1.3 एम्पियर के आसपास आएगा, I की वैल्यू आ गई। ठीक है, अपने को पावर थ्रू रेजिस्टेंस चाहिए यानी कि PR चाहिए, ये लो PR आ जाएगा आपका
1.3 का स्क्वायर इंटू आर है 10, आर है 10, तो ये आपका बनता है 1.69 इसका स्क्वायर इंटू 10, यानी कि 16.9 वॉट। इसके आसपास कैलकुलेशन हम लोगों ने परफेक्ट नहीं की है, तो इसके आसपास वाला ऑप्शन देखिए कोई है। यस, इसके आसपास वाला ये देखो 17.42, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 17.42। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड पर साइकिल टू कैपेसिटर इज। एवरेज पावर एक साइकिल में कैपेसिटर के लिए, देखो कैपेसिटर के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर फाई की वैल्यू होती है 90। तो जब आप पावर कैलकुलेट करने जाओगे ई आई कोस फाई वाले फॉर्मूले से, तो कोस 90 कितना होता है 0, तो पावर आ जाएगी आपकी 0, बिकॉज कोस 90 इज 0। ठीक है, पावर 0 आ जाएगी। सेम इंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन होगा तो। इंडक्टर में भी पावर कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ध्यान रखना, याद भी रखना, बच्चे याद रखते हैं इस चीज को। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अक्रॉस एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज पावर होती है वो 0 होती है। ठीक है, दो क्वेश्चन निपटा दिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड पर साइकिल टू इंडक्टर, देखो भी बताया था मैंने, अगर इंडक्टर पूछे तो भी 0, बिकॉज सेम रीजन हो जाएगा इसका भी। फाई 90 और कोस 90 होता है 0, जिसकी वजह से पावर ई आई कोस 90 पावर भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ, द टोटल पावर ट्रांसफर्ड पर साइकिल बाय ऑल थ्री सर्किट एलिमेंट इज। टोटल पावर पूछ रहा है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर क्या हो जाएगी, सभी बता सकते हैं। टोटल पावर रेजिस्टेंस में पावर प्लस कैपेसिटर में पावर प्लस इंडक्टर में पावर, यानी कि रेजिस्टेंस में कितनी आई थी, देखो 17.42 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 17.42 वोल्ट। ठीक है, ए ऑप्शन देखो, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इस पैराग्राफ का और लास्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड इन रनिंग सर्किट फॉर 1 आवर इज। कि अगर सर्किट को, इस सर्किट को अपन अगर 1 घंटे तक चलाएं तो कितनी एनर्जी खत्म हो जाएगी। देखो सर्किट की पावर कितनी है, ओवरऑल पावर 17.42, पावर कितनी है, पावर है 17.42 वॉट। वोट पता क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकंड, इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, एनर्जी स्पेंड इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है आपको पता है, तो 1 आवर में कितनी है तो वो तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं सभी को पता है। 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60। ठीक है, तो क्या करना है, 1 सेकंड का पता इतने के निकालने के लिए टोटल एनर्जी कैसे निकाल लोगे, टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई कर दोगे 17.42 इंटू 3600, यानी कि 1742 इंटू 36, ये लो। अच्छा, पावर में कन्वर्ट करना है तो अब इसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखो इतनी एनर्जी आई है जूल के अंदर, पावर में कन्वर्ट करूंगा तो 6.27 इंटू 10⁻⁴, देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाया तो 4 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था एक और केस स्टडी आपके सामने, आप देख सकते हैं कि केस स्टडी टफ नहीं आती है, ठीक है ना, जो आपने पढ़ रखा है उसी में से आएगी।
तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए आप। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो और मजा दे रहो। थैंक यू वेरी